हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 28 मार्च 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, जिसे हम एनडीआरएफ बोलते हैं, कि महानिदेशक कौन बने हैं। तो एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा पीयूष आनंद। तो दोस्तों, पीयूष आनंद अब एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो उन्होंने अतुल करवाल का स्थान लिया है। यानी इससे पहले एनडीआरएफ के डीजी कौन थे? अतुल करवाल। पीयूष आनंद की बात करें तो वो यूपी कैडर के 1991 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। यहां पर बात आई है एनडीआरएफ की, तो इससे रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो एनडीआरएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। दोस्तों, जब भी कोई आपदा आती है या प्राकृतिक आपदा आती है या मानव निर्मित आपदा आती है, तो ऐसी स्थिति में एनडीआरएफ सहायता करता है। एनडीआरएफ का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? तो ये 2005 से संबंधित है। तो इसी अधिनियम के तहत एनडीआरएफ की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। आपको याद रखना है कि एनडीआरएफ का स्थापना दिवस 19 जनवरी को मनाया जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख अपॉइंटमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो गोविंद ढोलकिया अभी हाल ही में सूरत डायमंड बोर्ड्स के अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों, गोविंद ढोलकिया एक हीरा व्यापारी हैं। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्य भी हैं। इनका संबंध गुजरात से है और जो सूरत डायमंड बोर्ड्स है ये भी सूरत में स्थित है। और आपको याद रखना है, सूरत डायमंड्स बोर्ड्स की जो बिल्डिंग है वो दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन है। साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं। आपको याद रखना है, आयरलैंड की कैपिटल क्या है? डबलिन। और ये यूरोप महाद्वीप में है। और यहाँ के अभी तक प्राइम मिनिस्टर थे लियो वाराडकर, लेकिन लियो वाराडकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो अब उनके स्थान पर साइमन हैरिस प्राइम मिनिस्टर बने हैं। दोस्तों, लियो वाराडकर के बारे में आप याद रख सकते हैं कि वो भारतीय मूल के हैं। दोस्तों, मरियम मेमन मैथ्यू डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष बनी हैं। इसके अलावा हिमांशु अग्रवाल की बात करें तो वो जालंधर के नए डिप्टी कमिश्नर बने हैं। एमबी राव भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष बने हैं, यानी इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने हैं। किरण रिजिजू को अभी हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बनाया गया है। मुस्तफा सुलेमान माइक्रोसॉफ्ट के नए एआई प्रमुख बने हैं। दीपक कुमार यूपी के नए गृह सचिव बने हैं। संजय मुखर्जी की बात करें तो वो पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी हैं। विनय कुमार रूस में भारत के नए राजदूत बने हैं। आपको याद रखना है, रूस की कैपिटल मॉस्को है और अभी हाल ही में व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूस के प्रेसिडेंट बने हैं। टी आर्मस्ट्रॉन्ग चांगसन क्यूबा में भारत के राजदूत बने हैं। क्यूबा की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसकी कैपिटल जरूर आप याद रखिएगा, इसकी कैपिटल है हवाना। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ क्लास नोट, डेली क्विज, ये सभी मिल जाएगा। मंथली करंट अफेयर्स और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ऐप पर मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी स्मरणानंद का निधन हो गया है, उनका संबंध किस संस्था से रहा है? तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष रहे हैं स्वामी स्मरणानंद, तो उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। 2017 में स्वामी स्मरणानंद रामकृष्ण मिशन संस्था के अध्यक्ष बने थे और अब उनका निधन हो गया है। दोस्तों, यहाँ पर बात आई है आर्य समाज की। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। और प्रार्थना समाज की अगर हम बात करें तो इसके संस्थापक हैं आत्माराम पांडुरंग। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। अगर हम स्वामी स्मरणानंद की बात करें तो उनका जन्म 1929 में तमिलनाडु के तंजावुर के अंदामी गांव में हुआ था।
आपको याद रखना है कि तंजावुर को तंजौर भी बोला जाता है और तंजौर में एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसे बृहदेश्वर मंदिर भी बोला जाता है। तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है दोस्तों? तंजावुर में। रामकृष्ण मिशन के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1 मई 1897 को की गई थी और इसके संस्थापक फाउंडर कौन है? स्वामी विवेकानंद। मुख्यालय कहाँ है? वेलूर मठ, पश्चिम बंगाल में। दोस्तों इस मिशन का नाम आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया है। रामकृष्ण परमहंस की बात करें तो वो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। और दोस्तों ये जो रामकृष्ण मिशन संस्था है इसका कार्य है ज्ञान, भक्ति, कर्म और राजयोग का प्रचार करना। दोस्तों यहाँ पर बात आई है स्वामी विवेकानंद जी की, तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। याद रखिएगा कि 12 जनवरी को इन्हीं के जन्म दिवस पर भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कोलकाता में। और इनके बचपन का क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त। पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त, माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी। और इनके गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस। याद रखिएगा कि इन्होंने समाधि कब प्राप्त की थी? 4 जुलाई 1902 को। और एक पॉइंट और याद रखना है कि इन्होंने 1893 में शिकागो में धर्म संसद में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था और काफी प्रसिद्ध भाषण दिया था। तो ये पॉइंट आप स्वामी विवेकानंद जी के बारे में याद रख सकते हैं। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस कर लेते हैं। तो पूर्व नेवी चीफ एडमिरल रामदास का अभी हाल ही में निधन हो गया है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में नेवी चीफ कौन है। पद्मश्री सम्मान प्राप्तकर्ता कपिल देव प्रसाद का अभी हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों यहाँ पर बात आई है पद्मश्री की, तो पद्मश्री भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। और भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन है? भारत रत्न। और फिर इसके बाद है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर है पद्मश्री। दोस्तों 2024 में भारत रत्न कितने लोगों को दिया गया है? तो 5 लोगों को दिया गया है। पहला नाम है कर्पूरी ठाकुर जी का, दूसरा नाम है लाल कृष्ण आडवाणी जी का और तीसरा नाम है नरसिम्हा राव जो कि भारत के पूर्व प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। चौथा नाम है MS स्वामीनाथन और 5वां नाम है चौधरी चरण सिंह। तो इन 5 लोगों को 2024 में भारत रत्न दिया गया है। अभी हाल ही में यूपी के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का निधन हुआ है। अभी वर्तमान में यूपी की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मुलरोनी का निधन हो गया है। कनाडा के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो। अभी हाल ही में कर्नाटक कांग्रेस के विधायक राजा वेंकटप्पा नायक का निधन हो गया है। कर्नाटक की बात आई है तो दोस्तों वर्तमान में कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? सिद्धारमैया। भारत के सबसे उम्रदराज सांसद शफीकुर रहमान वर्क का निधन हो गया है। और ये किस पार्टी से रिलेटेड रहे हैं? तो ये समाजवादी पार्टी से रिलेटेड रहे हैं। अभी हाल ही में क्रिकेटर के होयसला का निधन हो गया है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर मनोहर जोशी का अभी हाल ही में निधन हो गया है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला जी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र के सीएम कौन है? तो वो हैं एकनाथ शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। वह किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाने की मांग कर रहे थे? आंसर हो जाएगा लद्दाख। तो दोस्तों सोनम वांगचुक एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी तो उसमें जो रेंचो है, रेंचो वाला किरदार सोनम वांगचुक से ही प्रेरित है। तो सोनम वांगचुक ने लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की मांग को लेकर के 21 दिन की भूख हड़ताल की थी, लेकिन अब ये हड़ताल उनके द्वारा खत्म कर दी गई है। तो दोस्तों सोनम वांगचुक के द्वारा 6 मार्च 2024 को यह हड़ताल शुरू की गई थी और उन्होंने 26 मार्च 2024 को ये हड़ताल खत्म कर दी है। सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोगों की मांग क्या है? तो दोस्तों सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोगों का कहना यह है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। इसके अलावा स्थानीय लोगों को नौकरी में आरक्षण दिया जाए, यानी कि जो लद्दाख के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उन्हें नौकरी में आरक्षण दिया जाए, रिजर्वेशन दिया जाए। इसके अलावा उनका कहना यह है कि लेह और कारगिल में एक एक संसदीय सीट होना चाहिए, यानी कि एक सीट लेह में और एक सीट कारगिल में होना चाहिए। इसके अलावा उनका कहना यह है कि लद्दाख में संविधान की 6वीं अनुसूची लागू की जानी चाहिए, यानी 6th शेड्यूल को लागू किया जाना चाहिए लद्दाख में। तो इन मांगों को लेकर के लद्दाख के लोग आंदोलन कर रहे हैं
और सोनम वांगचुक के द्वारा 21 दिन की भूख हड़ताल भी रखी गई थी। दोस्तों यहाँ पर बात आई है छठवीं अनुसूची की, यानी भारतीय संविधान की छठवीं अनुसूची की बात आई है। तो इसके तहत 4 राज्य आते हैं जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की छठवीं अनुसूची में कौन कौन से राज्य आते हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो दोस्तों इसके अंतर्गत इन राज्यों में स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना की गई है और ये जो स्वायत्त जिला परिषद हैं ये आदिवासी संस्कृति की रक्षा और उनका संरक्षण करते हैं। तो आदिवासियों की संस्कृति की रक्षा और उनके संरक्षण के लिए ये स्वायत्त जिला परिषदें बनाई गई हैं। तो लद्दाख के लोगों का कहना यह है कि लद्दाख को भी छठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए, जिससे यहाँ पर स्वायत्त जिला परिषदें बन सके और आदिवासी जो हैं यानी वहाँ के जो लोकल्स हैं उनकी संस्कृति की रक्षा हो सके और उनका संरक्षण हो सके। दोस्तों ये जो प्रावधान किए गए हैं इन राज्यों में, ये अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 75(1) के तहत किए गए हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया था और जम्मू कश्मीर का जो पूर्ण राज्य का दर्जा था वो खत्म कर दिया था। फिर इसके बाद 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, एक बना जम्मू कश्मीर और दूसरा बना लद्दाख। दोस्तों आपको याद रखना है कि जो लद्दाख है वो लेह और कारगिल को मिलाकर के बना था। तो ये है कारगिल वाला एरिया और ये है लेह वाला एरिया, तो इन दोनों को मिलाकर के लद्दाख बना था। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना था। इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। और लद्दाख भारत का सबसे बड़ा यानी एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा और दूसरा सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। तो इन दोनों पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। लद्दाख में लेह और कारगिल 2 जिले हैं और लद्दाख की कैपिटल क्या है? लेह। वर्तमान में इसके उपराज्यपाल हैं वीडी मिश्रा और एक झील है, बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है, वो है पैगोंग झील या पैगोंग सो भी बोला जाता है इसे। तो ये लद्दाख में ही स्थित है। लद्दाख में एक महत्वपूर्ण त्योहार मनाया जाता है, उसको भी आप याद रखिएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लोसर त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो यह लद्दाख में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस के सोयुज MS-25 स्पेसक्राफ्ट के द्वारा कितने अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचाया गया है? आंसर हो जाएगा 3। तो अभी हाल ही में रूस के स्पेसक्राफ्ट सोयुज MS-25 के द्वारा 3 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचाया गया है। तो वो कौन कौन से 3 अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचाया गया है? तो उनमें एक नाम है नासा की एस्ट्रोनॉट ट्रेसी कैल्डवेल डायसन का, दूसरा नाम है रूस के कॉस्मोनॉट ओलेग नोवेत्स्की का और तीसरा नाम है बेलारूस की स्पेस फ्लाइट पार्टिसिपेंट मरीना वाशिलिव्स्काया का। तो ये 3 एस्ट्रोनॉट अभी हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचे हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष स्टेशन पर रहते हैं, रिसर्च करते हैं। बात करते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। तो दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक बड़ा अंतरिक्ष स्टेशन है। 20 नवंबर 1998 को इसे शुरू किया गया था। लगभग 93 मिनट में पृथ्वी की यह परिक्रमा करता है और प्रतिदिन 15.5 कक्षाएं पूरी करता है। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों आपको याद रखना है कि रूस के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा 889 दिन बिताने का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने ये रिकॉर्ड अलग अलग समय पर अंतरिक्ष में जाकर के बनाया है। अंतरिक्ष में प्रथम डिस्कस कर लेते हैं, यानी फर्स्ट इन स्पेस। तो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति कौन है या अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो वो है रूस के मेजर यूरी गॉगरिन। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? वेलेंटीना तेरेस्कोवा, जो कि रसिया की हैं। चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि 1969 में चंद्रमा पर गए थे। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला पशु कौन है? लाइका। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूयॉर्क में बिहार दिवस यानी 22 मार्च के अवसर पर भारतीय मूल के कितने लोगों को बिहार विश्व गौरव सम्मान प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा 4 लोगों को। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है या बिहार राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो इसी अवसर पर अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसमें भारतीय मूल के 4 अमेरिकियों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए बिहार विश्व गौरव सम्मान दिया गया है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि बिहार विश्व गौरव सम्मान प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन कौन हैं।
तो उनमें पहला नाम है डॉक्टर क्रिस सिंह का। ये हॉलटेक इंटरनेशनल के संस्थापक और सीईओ है। दूसरा नाम है अमित चौधरी का, जो कि विप्रो के सीओओ हैं। तीसरा नाम है डॉक्टर दिनेश रंजन का, जो कि प्राण मेडिकल समूह के संस्थापक हैं। चौथा नाम है अभिनव अतुल का, जो कि न्यूट्रीवेट फार्म केयर के निदेशक हैं। तो ये पॉइंट आप नोट करते जाइएगा। आपको याद रखना है कि बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 2024 में बिहार राज्य का 112वां स्थापना दिवस मनाया गया है। दोस्तों, हाल ही में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख अवार्ड डिस्कस कर लेते हैं, जैसे वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार जेम्स बायस और बीना अग्रवाल को दिया गया है। पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो दिया गया है, जो कि भूटान की सरकार के द्वारा दिया गया है। और ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। प्रभा वर्मा को अभी हाल ही में सरस्वती सम्मान 2023 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय तटरक्षक जहाज फिलीपींस की मनीला खाड़ी की यात्रा पर गया है? आंसर हो जाएगा ICGS समुद्र पहरेदार। तो ICGS समुद्र पहरेदार भी हाल ही में फिलीपींस की मनीला खाड़ी की यात्रा पर गया है। दोस्तों, 25 मार्च 2024 को ICGS समुद्र पहरेदार फिलीपींस की मनीला खाड़ी की यात्रा पर गया है। और समुद्र पहरेदार की अगर हम बात करें तो यह एक विशेष प्रदूषण नियंत्रण जहाज है। दोस्तों, समुद्र पहरेदार जहाज मनीला, जो कि फिलीपींस में है, हो ची मिन, जो कि वियतनाम में है, और मुआरा, जो कि ब्रुनेई में है, इनके बंदरगाहों का निरीक्षण करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहुंचा है समुद्र पहरेदार। यहाँ पर बात आई है भारतीय तटरक्षक बल की, तो इसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी, इसलिए 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं राकेश पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो मिशेल टेलाग्रैंड को एबेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। आपको याद रखना है कि नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च पेरिस फ्रांस से संबंधित मिशेल टेलाग्रैंड को 2024 का एबेल पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, टेलाग्रैंड को यह पुरस्कार गणितीय भौतिकी और सांख्यिकी में उत्कृष्ट अनुप्रयोगों में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया गया है। दोस्तों, एबेल पुरस्कार के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो यह नॉर्वे के राजा के द्वारा प्रदान किया जाता है और यह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि जिस प्रकार से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, उसी प्रकार से एबेल पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन नोबेल पुरस्कार के बारे में याद रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स, और इसके अलावा पीस के क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, तो उसी के अनुरूप एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की बात करें तो यह 1901 में प्रदान किया गया था पहली बार। दोस्तों, एबेल पुरस्कार की बात करें तो यह नॉर्वे देश का पुरस्कार है। पहली बार यह पुरस्कार 2003 में दिया गया था। इसका नाम नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभय ठाकुर किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? आंसर हो जाएगा म्यांमार। तो दोस्तों, अभय ठाकुर को म्यांमार में भारत का राजदूत यानी एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वह किसका स्थान लेंगे? तो वह विनय कुमार का स्थान लेंगे। विनय कुमार को अभी हाल ही में रूस का राजदूत नियुक्त किया गया है। बात कर लेते हैं म्यांमार की। तो भारत का पड़ोसी देश है। कैपिटल इसकी नैपीदा है और राष्ट्रपति हैं माइंट स्वे, जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। यहाँ पर सेना का शासन अभी चल रहा है। करेंसी है म्यांमार क्यात। और दोस्तों, म्यांमार को पहले बर्मा भी कहा जाता था। म्यांमार की सीमा भारत के 4 राज्यों से लगती है। उनमें पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा राज्य है नागालैंड, तीसरा राज्य है मणिपुर और चौथा राज्य है मिजोरम। तो इन राज्यों की सीमा आप यहाँ पर देख सकते हैं। हाल ही में नियुक्त किए गए कुछ प्रमुख एम्बेसडर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे तुर्कमेनिस्तान में मधुमिता हजारिका को नियुक्त किया गया है, अंगोला में विधु पी नायर को, चेक रिपब्लिक में रवीश कुमार को, डेनमार्क में मनीष प्रभात को और ग्रेनेडा और डोमिनिका में प्रदीप राजपुरोहित को एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। फिनलैंड में हेमंत एच कोटलवार को, उज्बेकिस्तान में स्मिता पंत को, बुरुंडी में उपेंद्र सिंह रावत को, गिनी बिसाऊ में दिनकर अस्थाना को और मोजाम्बिक में रॉबर्ट सैन किंटोंग को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ कमीशन यानी विधि आयोग
के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? आंसर हो जाएगा ऋतुराज अवस्थी। तो ऋतुराज अवस्थी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको याद रखना है कि ऋतुराज अवस्थी ने अपना इस्तीफा कानून एवं न्याय मंत्रालय को दिया है। जस्टिस अवस्थी ने नवंबर 2022 में विधि आयोग के चेयरमैन की शपथ ली थी, यानी कि ऋतुराज अवस्थी 2022 में विधि आयोग के अध्यक्ष बने थे और वह 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने थे। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, ऋतुराज अवस्थी कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। बात करते हैं विधि आयोग की। तो विधि संबंधी विषयों पर महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए सरकारें अपनी आवश्यकता के अनुसार विधि आयोग की नियुक्ति करती हैं, यानी कानूनी सलाह लेने के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की जाती है। प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष डिस्कस कर लेते हैं। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं अभी हाल ही में? अरविंद पनगड़िया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? किशोर मकवाना। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर बने हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी। आज का अंतिम क्वेश्चन है, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है या वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया जाता है? तो हर साल 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस या वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है और इसका उद्देश्य होता है थिएटर से जुड़े कलाकारों को सम्मानित करना। 1961 में पहली बार यह दिवस मनाया गया था और आपको याद रखना है कि यह दिवस इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के द्वारा मनाया जाता है और इस इंस्टीट्यूट के बारे में बात करें तो यह यूनेस्को का एक सहयोगी ऑर्गेनाइजेशन है। मार्च माह में मनाए गए सभी दिवस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। इसके अलावा आपको याद रखना है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस, पाई दिवस 14 मार्च को मनाया गया है और वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया गया है 15 मार्च को। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, 20 मार्च को ही विश्व गौरैया दिवस मनाया गया है, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया गया है और विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च को मनाया गया है और इसके अलावा 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया है। चलिए दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में सक्षम ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है। भारत का कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बन गया है? मुंबई। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? कोलंबो में। कौन सा देश भारत का 5वां सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बना है? वेनेजुएला। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा किसके सम्मान में एक क्षुद्र ग्रह का नामकरण किया गया है? जयंत मूर्ति। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? कार्लोस सेंज ने और इनका संबंध फेरारी से है। जल संसाधन नियंत्रण पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान। यहाँ पर दोस्तों जल संसाधन कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को किस नाम की मंजूरी दी है? शिव शक्ति पॉइंट। फूल बहादुर नामक उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? अभय के ने। यूपीएससी में निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हंसा मिश्रा को। दोस्तों, जनरल नॉलेज के पिटारे में हम पदार्थों के रासायनिक नाम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कॉमन साल्ट को हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट, बिरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर, नौसादर को अमोनियम क्लोराइड, चूने के पानी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, सोरा को पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं, लाफिंग गैस को नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, शुष्क वर्ग को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर दिया हुआ है। आज का क्वेश्चन है, एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई थी? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर।